welcome back to our channel. So today's our topic is what happened with Mughals in the era of Tarabai. So basically we understand the rule of Tarabai. So let's start. In March 1639 जब संभाजी महाराज जी की डेथ हुई तो उसके बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठास को कंट्रोल करना काफी इजी हो गया है, पर ऐसा हुआ नहीं। शिवाजी महाराज जी के दूसरे बेटे राजा राम जी ने चार्ज लिया एंड ही फॉट फॉर अनदर 11 इयर्स जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। उसके बाद सिन्हागढ़ में इन 1700 सीई को उनकी डेथ हुई। उसके बाद टाइम के लिए कुछ ऐसा लगा कि मराठास को लीड करने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि येसुबाई और उनके जो बेटे शाहूजी महाराज थे वो मुगल्स की गिरफ्तारी में थे और अब राजा रामजी महाराज जी की भी डेथ हो चुकी थी और उनका बेटा उस वक्त केवल 4 साल का था। जब मराठास में लीड करने के लिए कोई नहीं बचा, सो ताराबाई टुक द चार्ज। ताराबाई वाज द वाइफ ऑफ राजा राम जी। वो राजा राम जी की वाइफ थी और वो उस समय केवल 25 साल की थी जब राजा राम जी की डेथ हुई। उनकी जो फाइटिंग स्किल्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी सब तारीफ करते थकते नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हर फादर। उनके जो फादर थे हम्बीराव मोहिते वाज कमांडर इन चीफ of Maratha army in छत्रपति शिवाजी महाराज टाइम। सो जो उनके फादर थे हम्बीराव मोहिते वो कमांडर ऑफ चीफ रह चुके थे मराठा आर्मी के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम से। सो उनके जो फादर की स्किल्स थी वो उनके अंदर भी इनबिल्ट थी और उन्होंने उनको भी बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया था। जब 700 सीई में उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उन्होंने चार्ज अपने सर पर लिया। माना जाता है कि जो उनके जो हस्बैंड थे वो काफी काम एंड कूल पर्सन थे। वो काफी काम तरीके से अपने जो रूल है उसको संभालते थे, लेकिन जो ताराबाई थी वो काफी अथॉरिटेटिव एंड स्ट्रिक्ट लीडर मानी जाती है। माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करी जिससे कि मराठास को पता चल सके कि मुगल्स को जड़ से कैसे खत्म करना चाहिए। संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव, शंकराजी नारायण और रामचरण पंत आमद थे। ये 4 सबसे मुख्य पहलू माने गए हैं मराठा एम्पायर के। अब मराठास की जो लड़ने की सबसे अमेजिंग टेक्निक थी और जो सबसे फेमस टेक्निक मानी गई है वो है गोरिल्ला टेक्निक। और सह्याद्री के जो माउंटेन्स थे उन्होंने इस टेक्निक का यूज बहुत ही इजी कर दिया था उनके लिए। सो जो ताराबाई थी उन्होंने एक फोर्ट से रूल किया था जो था विशालगढ़। सो औरंगजेब ने सोचा कि उन्होंने उस फोर्ट को अपने कब्जे में कर ले, अपने अंडर कर ले। और जो उनके जो हिस्टोरियन थे औरंगजेब के वो लिखते हैं कि औरंगजेब ने करीब 6 महीने तक कोशिश की फोर्ट को जीतने की, पर उसकी लाखों की सेना उस फोर्ट को ठीक से चारों तरफ से घेर भी नहीं पाई। वो चारों तरफ से उसको सीज भी नहीं कर पाई ठीक से। जीतने की बात तो बहुत दूर की है। मराठा बड़ी आसानी से फोर्ट के अंदर आते थे, फोर्ट से चले जाते थे और ऐसा लगता था कि मुगल आर्मी फॉरेस्ट में ट्रैप हो गई है, क्योंकि मराठा किसी भी तरफ से इजीली मुगल आर्मी पर अटैक कर देते थे और उनको पता भी नहीं चलता था। ताराबाई फोर्ट से इजीली निकल गई और औरंगजेब इस लड़ाई को बहुत बुरी तरह हारे। अब औरंगजेब के पास और कोई तरीका नहीं था सिवाय फोर्ट खरीदने के। सो उन्होंने 2 लाख रुपीस में ये फोर्ट कैसिलियन परशुराम प्रतिनिधि से खरीदा और उसके बाद वो कोल्हापुर वापस आ गया। अब औरंगजेब ने इस फोर्ट को किसी तरह खरीद तो लिया, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि 500 मराठास कोई भी फोर्ट इजीली कैप्चर कर सकते थे, स्पेशली सह्याद्री में, क्योंकि वो इस चीज में एक्सपर्ट थे, उनकी एक्सपर्टीज थी इस चीज में। अब औरंगजेब को हराने की ताराबाई ने एक और टेक्निक निकाली, विच इज हिट एंड रन मेथड। जब औरंगजेब पूरे साल 1 या 2 फोर्ट मुश्किल से जीत पा रहा था, वही मराठा फोर्सेस जो संताजी, धन्नाजी, नेमाजी और कृष्णा जी के अंडर थी, उन्होंने नर्मदा रिवर को क्रॉस किया, गुजरात और मालवा पहुंचकर मुगल प्रोविंसेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। मराठास ने सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, सिरोंज, इंदौर, उज्जैन जैसी जगहों को लूटा ताकि वो मुगल्स को और औरंगजेब को इतना दिखा सके, इतना प्रूव कर सके कि अगर औरंगजेब और उसकी जो मुगलई सेना है वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है मराठास को और उन्हें लूट
लौटने की कोशिश कर सकते हैं, तो मराठास कैन डू द सेम टू मुगल एम्पायर। उसके बाद औरंगजेब की आर्मी बहुत ही हिस्सों में बट गई सिर्फ मराठास से लड़ने के लिए। औरंगजेब अपने आखिरी 7 सालों में 15 फोर्ट जीत पाया था, पर 15 में से 14 फोर्ट उस औरंगजेब को पे करके खरीदने पड़े थे, और औरंगजेब जैसे एम्परर के लिए ये बहुत ही शेमफुल बात है। उसकी आर्मी ने केवल एक फोर्ट जीता, जो था तोड़ना। अब सवाल ये था कि ताराबाई इन फोर्ट्स को क्यों बेचा करती थी। ये भी मराठास की एक स्ट्रेटजी थी। अब मराठास की स्ट्रेटजी ये थी कि वो मुगल्स से रेनी सीजन तक तो लड़ते थे, लेकिन उसके बाद मुगल्स इतने डेस्परेट हो जाते थे फोर्ट्स को खरीदने के लिए कि वो कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाते थे। और मराठास को भी अपनी गवर्नमेंट भी रन करनी थी, तो वो उन फोर्ट्स को सोल्ड आउट कर देते थे और उस मनी को यूज कर लेते थे। अब उसके बाद जब रेनी सीजन ओवर हो जाता था, तो वो फिर से उन फोर्ट्स को कैप्चर कर लेते थे। दिस वाज द स्ट्रेटजी वाज फॉलो बाय ताराबाई एंड मराठास टू कैप्चर द फोर्ट एंड मेक यूज ऑफ देम। Before the death of Aurangzeb, forts like Vishalgarh, Panhala, Satara, Chandan, Vandan, Rajmachi, राजगढ़ एंड सिन्हागढ़, जिन्हें जीतने के लिए औरंगजेब ने बहुत मेहनत की, हम ये कह सकते हैं कि अपनी आधी जिंदगी लगा दी, उन फोर्ट्स को मराठा किंगडम वापस ले चुका था 1707 में। जब औरंगजेब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो सोच रहा था कि उसने क्या जीता, कुछ भी तो नहीं। यहाँ तक कि उसका जो गुजरात और मालवा से भी कंट्रोल था, वो भी खत्म हो चुका था। और औरंगजेब अब समझ गया था कि उसके साथ उसका जो मुगल एम्पायर है वो भी खत्म हो जाएगा। औरंगजेब अपने जो लास्ट के 1 ईयर में था, तब वो दिल्ली नहीं गया। उसने अहमदनगर में ही रहने की सोची और वहीं उसकी डेथ हुई। एंड ही नोस दैट नाउ मराठास विल रूल दिस नेशन। ये जो लास्ट 7 ईयर्स थे जिन्होंने ताराबाई ने रूल किया, वाज द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स फॉर मराठास। ताराबाई केवल 32 साल की थी जब औरंगजेब की डेथ हुई, और उन्होंने 54 मोर ईयर्स के लिए रूल किया। एंड इन 1761, she died as a queen, as a legend Maharashtrian queen who ruled with pride, with so much respect. और इस जर्नी में उन्होंने और भी बहुत ups and downs देखे, but as a queen she crossed all the ups and downs and ruled as a legend. That's all about this video. Thanks for watching. I really